तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो हमारे चैनल जेम्स वॉइस पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कोणार्क का सन टेम्पल। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही फेमस सन टेम्पल हैं या फिर भगवान सूर्य के मंदिर हैं। एक है गुजरात के मोटेरा में और दूसरा है उड़ीसा के कोणार्क नाम की जगह पे, जो कि बहुत ही एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। और तीसरा है कश्मीर में मार्तन सन टेम्पल, जो कि बहुत लोग को नहीं पता कि कश्मीर में भी एक सन टेम्पल है और वो भी इतना फेमस। और आपको ये जान के भी हैरानी होगी, ये तीनों सन टेम्पल्स में से मार्तन सन टेम्पल सबसे बड़ा है। अगर आपने शाहिद कपूर की हैदर मूवी देखी होगी तो फिर उसमें आपने एक गाना देखा होगा, बिस्मिल बिस्मिल। तो वो गाना जहाँ पे शूट हुआ है वो लोकेशन अपना सन टेम्पल ही है, मार्तन सन टेम्पल। लेकिन दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। आज हम लोग कोणार्क सन टेम्पल के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट्स के बारे में पता करेंगे जो कि बहुत लोगों को नहीं पता या फिर जनरली लोगों को पता नहीं होता। तो दोस्तों, कोणार्क सन टेम्पल 13th सेंचुरी का एक टेम्पल है जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। तो बहुत लोगों को ये कहानी भी पता होगी कि 1200 कारीगर लगे थे उस मंदिर को बनाने के लिए, और अंत में जो हेड कारीगर थे उनके बेटे ने बलिदान दिया था क्योंकि उन्होंने मंदिर का काम कंप्लीट किया था और अपने पिताजी और उनके साथियों की इज्जत बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्राण आहुति दे दी। तो दोस्तों, ये जो इंस्पायरिंग कहानी ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बहुत लोग को नहीं पता। तो दोस्तों, कोणार्क सन टेम्पल जब बन रहा था तब उसको बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा था तो उसके लिए उतना बड़ा और उतना डीप फाउंडेशन भी चाहिए था। लेकिन जब भी राजा के जो कारीगर थे वो लोग जब भी पत्थर बीच समंदर में या फिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे समंदर और नदी का मिलन होता था, तो जगह बहुत ही गहरा था, तो वहाँ पे जब भी वो लोग पत्थर डालते थे तो या तो पत्थर जो तेज बहाव होती थी पानी का उसके साथ आगे थोड़ा चढ़ जाती थी या फिर पहुंचती नहीं थी सही से जगह पे। तो मंदिर का जो फाउंडेशन का आइडिया वो एक गांव से आया, गांव से जिसका नाम है तालसुआ करके। तो तालसुआ इसलिए वो गांव को बोलते हैं क्योंकि एक वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसने ताड़ के फल से एक तरह की खीर जैसी चीज़ बनाई थी, जिसको कि उन्होंने मंत्री को खिलाया था। तो मंत्री ने जब बीच में हाथ डाली थी तब वो दादी ने कहा था कि आप फिर से राजा के जो कारीगर है उनके जैसे काम कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से खीर खाना है तो आपको साइड से खाना शुरू करना पड़ेगा, ना कि बीच में से, क्योंकि बीच में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो तभी वो मंत्री को वहाँ से आइडिया मिला और इन्होंने साइड से वो जगह को कवर करना चालू किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी जो इतनी डीप जगह थी उसको कवर कर लिया और मंदिर के लिए एक बेहतर फाउंडेशन बन गया। तो दोस्तों, ये थी मंदिर के फाउंडेशन के लिए जो आइडिया था वो एक छोटे से गांव से आया था। दूसरा फैक्ट ये है दोस्तों कि कोणार्क सन टेम्पल एक ऐसी टेम्पल है जिसमें कि मैग्नेटिक पत्थरों का यूज हुआ था, और कोई भी टेम्पल में आपको मैग्नेटिक पत्थरों का यूज नहीं मिलेगा। ये सन टेम्पल में मैग्नेटिक पत्थरों का यूज किया गया था चारों दीवारों पे, या फिर बहुत सारे पिलर्स थे मंदिर में से जिसको मैग्नेटिक पत्थरों से बनाया गया था, और उसमें उसको एक ऐसे बैलेंस में बनाया गया था ताकि कोई भी मैग्नेट एक दूसरे को खींचे ना। तो सारी मैग्नेट्स का अट्रैक्शन पावर सबके ऊपर बराबर था, जिसकी वजह से कि टेम्पल इतना स्ट्रॉन्ग था। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट जो कोणार्क के बारे में है वो ये है कि जो सन टेम्पल में जो मूर्ति थी भगवान सूर्य की, उसको ऐसे प्लेस किया गया था कि सुबह जब सूर्य उदय हो तो भगवान सूर्य का पहला किरण वो मूर्ति के पैर पर या फिर चरण पे जाके गिरती थी। और ये भी कहा जाता है कि जो मूर्ति थी वो थोड़ा एयर में रहती थी, क्योंकि उस मूर्ति को चारों तरफ से मैग्नेट ने ऐसा उसके ऊपर इक्वल अट्रैक्शन पावर डाला था कि वो अगेंस्ट ग्रेविटी भी काम कर रही थी, वो तो थोड़ा हवा में रहती थी वो मूर्ति। अभी दोस्तों, कोणार्क के बारे में एक और फैक्ट ये भी है कि आज हम लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने जो अरुण स्तंभ देखते हैं, जिसको हम लोग बाहर से ही जिसको नमस्ते करके जाते हैं या फिर बाहर से जिसको हम लोग नमस्कार करते हैं, वो ओरिजिनली कोणार्क के सन टेम्पल से लाया गया था। जब विधर्मियों ने उस टेम्पल को ध्वस्त विध्वस्त कर दिया था तो बचे कुचे कुछ चीज़ों को जो पुरी के राजा थे उन्होंने पुरी में मंगवा लिया था। ऐसे बहुत सी जो मूर्तियाँ हैं पुरी में भी, जो सन टेम्पल है पुरी में
पुरी में जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सन टेम्पल है वहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि कोणार्क से ही लाई गई थी। दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल के बारे में अगला फैक्ट ये है कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है वहाँ पे जो पहिए बने हुए हैं वो एक सन डायल की तरह काम करते हैं। उस पे आपको टाइम का भी पता चल सकता है और वो टेम्पल के जो 24 व्हील्स हैं 24 घंटे के हिसाब से माना जाता है, ताकि एक जो दिन का टोटल 24 घंटे का होता है उस हिसाब से उसको बनाया गया था, जो कि एक तरह से भगवान सूर्य को ही समर्पित है, क्योंकि भगवान सूर्य के होने से ही हमको दिन और रात का या फिर एक दिन का हमको पता होता है। दोस्तों कुछ लोकल्स लोग ये भी कहते हैं कि कोणार्क में एक घोड़ा है जो कि रात को दौड़ता है, जिसकी दौड़ने की आवाज़ें रात को सुनाई पड़ती हैं, और लोकल्स ये भी बोलते हैं कि जिस दिन ये घोड़ा अपने मंडप से नीचे उतरा उसी दिन कलयुग का अंत होगा या फिर भगवान कल के अवतार लेंगे। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि बहुत लोग ने सुना है, लेकिन अभी भी इसकी क्लैरिटी नहीं मिल पाई कि ये क्या है क्यों है। दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल एक ऐसा कारीगरी का ऐसा नमूना है जो कि जिसको कि दोबारा बनाया जाना बहुत ही मुश्किल है, और जिसकी वजह से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज वो कितने महान कारीगर थे। दोस्तों कोणार्क के बारे में एक और फैक्ट है कि जैसे ही इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में जिसे हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे मंदिर है, फॉर एग्जांपल खजुराहो जो कि अपने बहुत सारे सेक्सुअल डिपिक्शंस के लिए फेमस है, जो मूर्तियों के लिए फेमस है। तो ईस्ट में वैसे ही कोणार्क का सन टेम्पल अपने वही उसी तरह के आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं कि कोणार्क सन टेम्पल में ऐसा भी सब मतलब ऐसे भी सब कारीगरी की गई है। और दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल में जो नाट्य मंडप है या फिर जो भोग मंडप है उसके ऊपर रूफ नहीं है, तो बहुत लोगों को ये भी लगता है कि वो ओपन है, लेकिन एक्चुअल में ये ओपन नहीं है। उसके ऊपर पहले छत था, लेकिन जब 15th सेंचुरी में जब विदर्भियों ने अटैक किया, वेस्ट बंगाल के जो सुल्तान थे उनके सेनापति ने जब अटैक किया तो उन्होंने तोप से इसको उड़ा दिया था। दोस्तों और एक कोणार्क टेम्पल के बारे में फैक्ट ये है कि आज हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं एज कोणार्क टेम्पल, उसको हम लोग कोणार्क टेम्पल मानते हैं, लेकिन वो बस मंदिर का मेन गेट है, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जगमोहन है वो, जहाँ पे बैठकर लोग प्रेयर करते थे। जो मेन टेम्पल था, जो गर्भगृह था, वो टूट चुका है। वो अभी भी वो मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ हिस्सा है, तो वो मेन कोणार्क टेम्पल था जो कि अभी टूट चुका है, जिसका हाइट भी बहुत लोग 227 फीट जैसा बोलते थे कि बहुत बड़ा मंदिर था वो। दोस्तों कोणार्क के बारे में एक और फैक्ट है कि कोणार्क सन टेम्पल को बहुत लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि दूर से जब लोग शिप में आते थे उस जमाने में, जब अंग्रेज लोग जो भी शिप में आते थे, तो उनको कोणार्क सन टेम्पल समंदर से ही बहुत दूर से दिख जाता था, क्योंकि कोणार्क सन टेम्पल बहुत बड़ा था और क्योंकि काले पत्थरों से बनाया गया था, तो वो दूर से एकदम काला काला एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट जैसा दिखता था, तो उसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी बुलाया जाता था। और दोस्तों इसी वजह से बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल नेविगेशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बड़े बड़े मैग्नेटिक पत्थर लगे थे कोणार्क सन टेम्पल में, वो कभी कभी जो शिप्स रहती थी समंदर में उनको कुछ तरह से अफेक्ट करते थे। दोस्तों अभी कोणार्क सन टेम्पल के बारे में एक और फैक्ट आइए जानते हैं कि कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसको बनाने के लिए जो पेस्ट यूज़ किया है, जो कि उस ज़माने में सीमेंट जैसा काम करता था, तो ये जो पेस्ट है ये आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया था। एक केमिकल पेस्ट था जिसकी लाइफ बहुत ही मतलब 100 and 1000 ईयर्स जैसी होती है, जो कि बहुत सालों तक चलने के बाद भी अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जिसके टूटने के चांसेस बहुत कम है। हाँ भले ही पॉल्यूशन के कारण या फिर नॉइज पॉल्यूशन से या फिर नॉर्मल एयर पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ों से ये पत्थरों को या फिर जो मॉन्यूमेंट है कोणार्क का उसको डैमेज हो रहा है धीरे धीरे, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी 700-800 साल के बाद भी वो स्ट्रक्चर ऐसे खड़ा है। तो इससे हम लोग को पता चल जाए कि वो टेम्पल या फिर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसको कितनी अच्छी तरह से बनाया गया था, या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसको कितनी अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन किया गया था, कितनी अच्छी तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल के बारे में एक और फैक्ट अगर हम लोग सोचें तो ये है कि कोणार्क सन टेम्पल को बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ भगवान सूर्य के लिए एक मंदिर था। जी नहीं दोस्तों, ये भगवान सूर्य के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा नमूना था।
ये इसको इवन ये भी बोलते हैं कि आर्किटेक्चर का एक स्कूल है, आर्किटेक्चर का मंदिर है कोणार्क, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से, बहुत सारे कारीगर दूर दूर से यहाँ का काम देखकर सीखने के लिए आते थे कि कैसे मंदिर बनाए जाएं, कैसे हम मंदिर को और अच्छे से बना पाए, या फिर कैसे हम लोग अपनी जो आर्किटेक्चर की कला है उसमें कैसे डेवलपमेंट लाएं, कैसे इतना सुंदर कुछ स्ट्रक्चर हम लोग बना पाएं। इसके लिए भी पुराने ज़माने में बहुत से कारीगर कोणार्क घूमने आते थे। और दोस्तों एक नेक्स्ट फैक्ट है कोणार्क के बारे में कि कोणार्क में ही सन टेम्पल बनाने का ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने क्यों सोचा। ये इसलिए क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो बेटे थे सांब, तो जब सांब को कुष्ठ रोग हुआ था तो उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की पूजा की थी, उनकी तपस्या की थी, तब जाके वो ठीक हुए थे। वो जिस जगह पे उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की पूजा की थी वो जगह कोणार्क ही थी, जिसको बाद में उसी जगह पे ही ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव ने वहाँ पे ही मंदिर बनाने का सोचा और वहीं पे ही बनाया। ये बात भी बहुत कम लोग को पता है कि क्यों वो जगह पे मंदिर बनाया गया, क्योंकि इसकी वजह से बनाया गया क्योंकि वो जगह ही परफेक्ट थी। वहाँ पे ही भगवान सूर्य नारायण का एक जो पॉजिटिव वाइब जिसे कहते हैं, एक पॉजिटिव आशीर्वाद जो था वो भगवान सूर्य नारायण का उधर था, जिसके वजह से कि वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए डिसाइड किया था राजा नरसिम्हा देव ने। दोस्तों ये भी एक फैक्ट है कि जो मंदिर बनाया गया था उसके साथ बहुत लोग नेगेटिव बातें भी बोलते हैं कि इस मंदिर की वजह से एक छोटे निर्दोष बच्चे की जान गई थी, क्योंकि जो धर्मपद था, जो कि जो 1200 कारीगर थे, उनका जो हेड कारीगर था उनका बेटा था। तो जब 1200 कारीगर मंदिर बनाने के बाद फेल हो गए थे, उसके बाद ही जाके धर्मपद ने वो मंदिर का कंप्लीट किया था काम। उसका जो रूफ टॉप पे जो रहता है कलश बिठाना था, उसको बैठा के फिर वो उसने सुसाइड कर दिया था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो सबको पता चल जाता और इस वजह से उसके पिता की और उनके साथियों की जान हानि होती। तो जिस वजह से उन्होंने अपना प्राण आहुति दे दिया और अपने पिता और उनके साथियों की जान बचाई। तो दोस्तों ये एक फैक्ट है कि कोणार्क में ये जो कहानी है ये ना ही लोगों को इंस्पायर करती है, लोगों को ये भी सिखाती है कि सैक्रिफाइस क्या होता है, लोगों को ये भी सिखाती है कि सेल्फलेसनेस क्या होता है, लोगों को ये भी सिखाती है कि जो बड़ों के लिए या फिर अपने पिता के लिए जो त्याग, अपने पिता के लिए जिस तरह का प्यार धर्मपद के मन में था वो शायद ही किसी और के मन में होगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी फैक्ट्स हैं कोणार्क के बारे में, ऐसी बहुत सारी शॉकिंग फैक्ट्स हैं कोणार्क के बारे में। तो इसकी वजह से हम लोग इसके ऊपर जितना भी बात करें उतना कम है। अगर आप लोग को जिंदगी में कभी भी चांस मिले या फिर आप लोग को जिंदगी में कभी भी ऐसा पढ़ने के लिए या फिर कोणार्क जाने के लिए चांस मिले तो प्लीज़ जाइए, वहाँ पे घूमिए, वहाँ पे देखिए, मंदिर की ब्यूटी देखिए, आप वहाँ पे जाके मंदिर के बारे में जानिए। वहाँ पे म्यूजियम्स हैं घूमने के लिए, वहाँ पे भी घूमिए। वहाँ पे नवग्रह भगवान की पूजा भी होती है, वहाँ पे भी जाइए। तो हर जगह पे जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, हमारे जो पूर्वज थे जो कि इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स थे या फिर आर्किटेक्चर की जिनको इतनी अच्छी नॉलेज थी उनके बारे में पता चलेगी। तो दोस्तों टिल देन गुड बाय। एंड आपको कितना अच्छा लगा, कैसा लगा वीडियो, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।